प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो का विषय है रीतिकाल, अर्थ, स्वरूप, परिभाषा एवं इसकी पृष्ठभूमि। जैसा कि आपको विदित है, प्रथम वर्ष के अध्ययन में आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन किया है। इस वर्ष द्वितीय वर्ष में आपके लिए रीतिकाल का अध्ययन कराया जाएगा और तृतीय एवं अंतिम वर्ष की कक्षा में आपको आधुनिक काल, जिसे गद्य काल का भी नाम दिया गया है, उसका अध्ययन कराया जाएगा। क्योंकि प्रथम वर्ष में आपने आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन किया हुआ है, इसलिए आज के इस वीडियो में आपको रीतिकाल की पृष्ठभूमि, उसकी परंपरा, अर्थ, स्वरूप के बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए, रीतिकाल की काल अवधि, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको नाम दिया है उत्तर मध्यकाल। भक्तिकाल को नाम दिया है पूर्व मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का कालखंड है संवत 1700 से 1900। ये विक्रम संवत है। ईसवी संवत में यदि इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें से 57 या 58 वर्ष इसमें से कम हो जाएंगे। 57 तो 1643 बचेगा। 1643 से 1843 ये काल बैठता है रीति। इसके नामकरण को लेकर के या इस काल की अवधि में आप देख रहे हैं बहुत सारी प्रवृत्तियां जो कि आदिकाल और रीतिकाल में आदिकाल और भक्तिकाल में चल रही थी, उसी पर चर्चा रीतिकाल के कवियों ने की है। लेकिन चूंकि आदिकाल और भक्तिकाल का समय राजनीतिक और सामाजिक उठापटक का समय था, तो वहाँ पर संत और भक्ति की प्रवृत्तियाँ आपके सामने आती हैं। चूँकि भक्तिकाल के पश्चात, सत्ताओं में परिवर्तन के पश्चात, ये कुछ सामंत जो राजनीतिक तौर से एक अलग हो रहे थे मुगल सत्ता से, उनके यहाँ वो इतने मजबूत हो गए और उन्होंने अपने छोटे छोटे एरिया को ही अपना राज्य घोषित किया। उन्होंने राज कवि बनाए। उनके आश्रय में जो कवि रहे, उन्होंने रीतिकाल की कविता को एक नया आयाम दिया। संस्कृत काव्य की परंपरा में जो काव्य के लक्षण, अलंकार, छंद, रस के विवेचन चले आ रहे हैं, उन्हीं को उन्होंने आत्मसात करके, चूँकि ये विद्वान कवि थे, इन्होंने इसको आत्मसात किया और उसके उन्होंने लक्षण और उदाहरणों को हिंदी में इन्होंने लिख कर के वहाँ के राज दरबार के कवियों के सामने और जनता, साहित्य जो प्रेमी जनता के सामने उन्होंने रखा है। आपके सामने स्क्रीन पे जो विषय आ रहा है, हम उस पर भी उसको लेते हुए आगे बात करते हैं। तो कालखंड को लेकर के इसमें लिखा जा रहा है कि इसका प्रवर्तक कौन रहेगा, है ना। इस कालखंड में 1700 से 1900 तक जो कवि हैं वो चिंतामणि और केशवदास, तो कवियों का नाम आप पढ़ेंगे आगे, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसमें आपका समय ज़्यादा जाएगा। रीतिकाल, नीचे आपको देख रहे हैं रीतिकाल के प्रवर्तक कवि विषयक मत, इसमें आ जाएगा ये बात। और पूरे इसकी बात का सार जो है, प्रवर्तक क्या है, क्या लोगों के मत हैं। देखिए, चूँकि रीतिकाल का जो कालखंड है, उससे पहले ही केशवदास चिंतामणि का जन्म हुआ, उससे पहले ही वो उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी जो काव्य की प्रवृत्तियाँ हैं, लक्षण हैं, वो रीतिकाल का एक आधार बनते हैं। और रीतिकाल में
जो अलंकार प्रियता है, श्रृंगार है, छंद प्रियता है, शैली चमत्कार है, इन कवियों ने विशेष महत्व दिया है। और श्रृंगार चमत्कार प्रदर्शन ये दोनों ही इस काल के कवियों की सीमाएं हैं। इन सीमाओं में सिमटकर जो रीति साहित्य लिखा गया है वह इसका मूल जो इसका हृदय है। रीतिकाल के प्रवर्तक के विषय में आप ज़्यादा न उलझें। एक मत है केशव दास का, जिसको प्रायः रीतिकाल की कविता में सबसे पहले रखा जाता है। बहुत मत हैं, आप इसको अध्ययन करेंगे। अभी मैं यहाँ पर ये विषय रख रहा हूँ कि केशव दास की जो मूल जो रचना है वो है रामचंद्रिका। ध्यान रहे, ये केशव दास जी तुलसीदास जी के लगभग समकालीन रहे हैं। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस महाकाव्य है, राम के चरित्र को लेकर के लिखी गई है। उसी दौरान राम के चरित्र को लेकर के ही आचार्य केशव ने रामचंद्रिका महाकाव्य का सृजन किया है। यह महाकाव्य, इसमें आएगा नाम, इसमें रामचंद्रिका का। देखिए इधर आप देख रहे होंगे, देखिए इधर, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। तो रामचंद्रिका मैंने नाम इसलिए यहाँ पहले ले दिया है। रामचंद्रिका है, कवि प्रिया देखिए नाम आ रहा है इसमें, रसिक प्रिया है, जहांगीर जसचंद्रिका है, और भी रचनाएं इनकी हैं। ये सभी रचनाएं काव्य के जो अंग हैं, छंद हैं, अलंकार हैं, रस हैं, उस विवेचन को लेकर के लक्षण ग्रंथ की रचना के वर्ग में ये रचनाएं इनकी आती हैं। लक्षण ग्रंथ इसलिए कहा गया इनको, अभी रीति की विशेषताओं में नाम आपका पहला लक्षण यही आएगा कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा को उन्होंने। अब जो रीतिकाल में जो रामचंद्र का और रामचरितमानस की तुलना जब हम करते हैं तो अब आप देखिए रामचरितमानस के कवि तुलसीदास भक्ति काल में आते हैं और उसी कालखंड के कवि आगे चल के रीतिकाल की कविता का प्रवर्तन का उनको श्रेय मिलता है केशवदास जी को। क्या कारण है? वो भी महाकाव्य है रामचंद्रिका और रामचरितमानस ही महाकाव्य है, लेकिन रामचंद्रिका का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, विद्वान लोग ही जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। ऐसा क्या है रामचंद्रिका में जो रामचरितमानस की तरह व्याख्यात नहीं है? वो है रीतिकाल के जो लक्षण ग्रंथ, लक्षण किसके? रस के, छंद के, संवाद के, जो कला पक्ष है वो इतना इसमें मुखर हुआ है कि इस राम जैसे एक उदात्त जो जीवन चरित्र को उन्होंने एक बोझिल कविता बन गई है इनकी रामचंद्रिका में। इसीलिए इनको कुछ आलोचकों ने कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा भी इनको दे डाली। इनके यहाँ छंदों की भरमार है, नए नए छंदों का प्रयोग किया है, उसके उदाहरण उन्होंने लिखे हैं। ये उनकी बहुत विकट प्रतिभा का, विद्वत्ता का प्रमाण है। संवाद योजना के मामले में केशवदास का कोई मुकाबला नहीं है। छंद की विविधता, लक्षण के निर्माण, अलंकारों के लक्षण, छंद के लक्षण, रस के विवेचन, नायक नायिका भेद विवेचन, कवि प्रिया रस की प्रिया में है। राम के चरित्र में जैसे पंचवटी जैसे वर्णन में उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। पंचवटी प्राकृतिक सुषमा की जगह है जहाँ पर वो निवास करते हैं, है ना। एक बात तो कहते हैं, फल फूलन पूरे तरवर रूरे कोकिल कुल कलरव बोले। फलों से फूलों से लदी हुई है सारी पंचवटी, कोयल के कुल कलरव बोल रहे कर रहे हैं। तरुवर रूरे, रूरे मतलब बिल्कुल खिलखिला रहे हैं, उसमें सारे फल लदे हुए हैं बिल्कुल लाल लाल। और दूसरी तरफ यदि हम आए इसी पंचवटी में, कहते हैं इस पंचवटी में जो व्यक्ति आता है उसके सारे पाप
दूर हो जाते हैं। पर इसके लिए जो शब्दावली का प्रयोग वो करते हैं, वो उनको जनता, एक साहित्य प्रेमियों के लिए वो कान को खटकने वाली है। वो टकार जो बहुला जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं, सुनिएगा। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहे एक घटी। ऐसा लगता है कान को हमारे नगाड़ा डंका बजा रहा हो। ये अंत्यानुप्रास का लक्षण है। लेकिन प्राकृतिक प्रकृति का वर्णन हो या नारी के कोमल अंगों का वर्णन हो या जो लालित्य वाला वर्णन हो, है ना, सुषमा का वर्णन हो, उसको एक कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग वहाँ किया जाता है। मधुर और माधुर शब्द का प्रयोग किया जाता है या साधारण शब्दों पर। ऐसे टकार शब्द जो वर्ग है, इसका प्रयोग तो प्रायः कभी वीर रस की विवेचना में या रौद्र वीर या वीवत्स रस के उसमें ये प्रयोग कभी करने की परंपरा हिंदी में रही है। तो ये इस तरह की बात ये है। अब चूंकि हम वापस इस विषय पर आते हैं, आपके सामने रीति का अर्थ। रीति क्या है? चूंकि रीति शब्द को इस काल कवियों ने एक अडोप्ट किया है, ग्रहण किया है संस्कृत परंपरा से। वहाँ एक आचार्य हुए हैं वामन, नाम देखिएगा, है ना, आपको आचार्य वामन। इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। इसमें रीति को काव्य की आत्मा सिद्ध किया है। देखा, रीतिरात्मा काव्य से, अर्थात काव्य की आत्मा रीति है। और वह काव्य कैसा लिखा जाता है? उसको लिखा विशिष्ट पद रचना रीति, उसका लिखा है। शाब्दिक दृष्टि से रीति का अर्थ है शैली, परंपरा, प्रणाली, पद्धति। संस्कृत में रीति को विशिष्ट पद रचना माना गया है, लिखा ना, विशिष्ट पद रचना रीति का ही अर्थ है। यह विशिष्टता गुणों पर आधारित है, जैसा कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन कवि का मत है। रीति का दूसरा संबंध पद रचना से है, जो कि समास पर है। ठीक है, इतना सही है पर अभी आपको अर्थ समझना है। और मुख्य बात अभी आनी है यहाँ पर। जो एक आलोचक है भागीरथ मिश्र, इनकी आप एमए में जो काव्यशास्त्र चलेगा प्रीवियस में, उसकी पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे। ये विषय रीति शास्त्र का तात्पर्य उस लक्षण देने वाले या सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथों से है जिसमें अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप भेद, अवयव आदि के लक्षण दिए गए हों। समझ गए आप? कह चुके हैं आपको अलंकार, रस, वक्रोक्ति। वक्रोक्ति में ऐसा कथन जो सीधे सीधे अर्थ के अलावा अन्य ऐसे चमत्कारिक अर्थ को प्रकट करता है, इसको वक्रोक्ति कहते हैं। जैसे वक्रोक्ति का उदाहरण आपने सुना होगा, को तुम, राधा ने पूछा, बाहर गेट पे आए घनश्याम, कृष्ण जी आए बाहर, नॉक किया, पूछा कौन हो, कि घनश्याम हम, कि हम घनश्याम हैं। तो राधा ने समझ तो लिया घनश्याम कृष्ण है, लेकिन उनको एक चूंकि चुहलबाजी या चमत्कार की युक्ति सूझी, तो उन्होंने कहा तुम घनश्याम हो तो बरसों कित जाए, तुम कहीं जाके बरसो। तो इसको वक्रोक्ति में लेते हैं। ध्वनि, ध्वनि माने हर जो शब्द में एक का जो अंग है, ध्वनि के द्वारा ही हम एक दूसरे को ध्वनि तरंगों द्वारा समझते, आदान प्रदान होता है विचारों भावनाओं का। सिद्धांत रचना और काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले सभी प्रकार के ग्रंथों को इस काल में समाहित किया गया। वास्तव में हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। साहित्य के रीतिकाल में इस प्रकार के ग्रंथों की बहुलता रही है और इस दृष्टि से हिंदी का रीति साहित्य संस्कृत के रीति साहित्य से कई रूपों में भिन्न भी है। अब ये देखिएगा, एक नगेंद्र का मत यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इन्होंने लिखा है काव्य रचना संबंधी नियमों के पालन को रीति नाम दिया गया है। उनके मतानुसार रीति काव्य में वस्तु की अपेक्षा आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता है। बताए रीति मतलब एक काव्य के अंदर दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। इन कवियों ने भाव पक्ष का विवेचन तो किया है, पर उस पर उन्होंने वरीयता जो दी है वो कला पक्ष को दी है। संक्षेप में बात क्या यही है कि वह काव्य जो अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका वेद आदि की शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर लिखा गया है वह रीति काव्य है। इतना ही आपको समझना है। बाकी जब प्रश्न आगे जब क्लास में सामने आएंगे तब आपको और बताएंगे। और
ये ध्यान रखना है, हिंदी को यह परंपरा संस्कृत से ही प्राप्त हुई है। वह युग जिसमें इस प्रकार के ग्रंथों की बहुलता रही है, साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के नाम से अभिहित किया जाता है। अब बात आती है रीतिकाल के नामकरण की। बहुत कुछ अब कि रीति काल को नाम अलंकार काल भी नाम दिया गया है, इसमें देखो नाम आ जाएगा, है ना। और इसको कला काल भी नाम दिया गया है ना। अब देखिए आपको रसाल ने इसे कला काल कहकर संबोधित किया है। मिस्र, इससे पहले मिस्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल की संज्ञा दी है, और रीतिकाल इसे रामचंद्र शुक्ल ने दिया है ना। इस काल का सबसे सार्थक नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की दृष्टि से श्रृंगार काल। कितने काल हो गए? रीतिकाल, अलंकार काल, कला काल और श्रृंगार काल। ये 4 नाम इसमें आते हैं, ठीक है। अब सबके अपने अपने अलग तर्क हैं, लेकिन लास्ट अंत में जो बात निष्कर्ष में आइएगा, आप पढ़िएगा बीच में, यही कहा जा सकता है कि इस युग में अलंकरण, रीति शैली, श्रृंगार तथा कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा है कि इनमें से किसी के भी आधार पर इस युग का नामकरण किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी द्वारा चर्चित रीतिकाल नाम ही अधिक प्रचलित रहा, क्योंकि वस्तुतः शुक्ल जी ने रीति को एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना है। इसी के रीतिकाल नाम की सार्थकता भी प्रमाणित होती है या असत्य प्रतीत होती है। अब एक बात जो इसमें आती है, इस काल में काव्य की 3 धाराएं हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा, मैंने इस रीति से बंध करके काव्य जिन्होंने लिखा है वो रीतिबद्ध काव्य धारा है। दूसरी है रीति मुक्त काव्य धारा, जिन्होंने रीति के बंधन से मुक्त होकर के उन्होंने स्वच्छंद भावभूमि पर काव्य की रचना की है। एक है रीति सिद्ध काव्य धारा, वह है इसमें बिहारी आते हैं। इन्होंने रीति से बंध के तो नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है उसमें रीति के सारे लक्षण मौजूद हैं। सिद्ध काव्य धारा है। इस प्रकार से रीतिबद्ध काव्य धारा, उसमें इसकी विवेचना की है, रीतिबद्ध में कौन है और कौन से कवि हैं और क्या पर है। रीति मुक्त काव्य धारा, रीति मुक्त में ठाकुर, घनानंद, बोधा, आलम, रसकानादि आते हैं। रीति सिद्ध में है ना उस देव, सेनापति, मतिराम, पद्माकर आते हैं। और एक है रीति सिद्ध काव्य धारा है, उसमें बिहारी का नाम आता है। एक वृंद कवि का भी नाम उसमें आता है, जिन्होंने सत से लिखी है, ठीक है। इसमें देखिए तीसरी रीति सिद्ध काव्य धारा के अंदर अकेले बिहारी कवि आते हैं, ठीक है। और इसमें नाम नहीं दिया, पर वृंद कवि का नाम दिया था। अब सब प्रवृत्तियाँ, प्रतिपाद्य और प्रवृत्तियाँ, अब चूँकि हमारे पास मुझे लगता है कि इस वीडियो तकनीकी की भी एक सीमाएं हैं, और प्रतिपाद्य माने इसका उद्देश्य और उसकी विशेषताएं क्या हैं, हम इस बात को आगामी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और क्योंकि इसमें विषय अभी हमने लिया नहीं है, आज की इस पूरी क्लास का जो विषय है कि रीति की पृष्ठभूमि, इसका अर्थ, इसका प्रवर्तक और इसके बारे में क्या क्या इसके बारे में धाराएं हैं। आशा है आप इससे पूरा लाभ लेंगे। जो नमस्कार।